हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस सीरीज में 8 से क्या हो रहा है 27, तो 8 से 27 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 8 और 19 मिलकर हो जाएगा 27। फिर देखिए 27 से कितना हो रहा है 46 है, तो 27 से 46 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 27 के अंदर क्या करें प्लस 19 कर दें तो 27 और 19 मिलकर हो जाएगा 46। फिर देखिए 46 से कितना हो रहा है 65, तो 46 से 65 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 46 के अंदर भी क्या करें प्लस 19 कर दें तो 46 और 19 मिलकर हो जाएगा 65। अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए। यानी कि यहां पर देखिए 8 से 27 लाने के लिए क्या किया प्लस 19 है, 27 से 46 लाने के लिए क्या किया प्लस 19 है, फिर देखिए 46 से 65 लाने के लिए क्या किया प्लस 19 है। तो अब 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहां पर आगे हम क्या कर देंगे प्लस 19 कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यदि हम क्या करें 65 और 19 को आपस में जोड़ दें तो 65 और 19 मिलकर हो जाएगा कितना 84, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 84। अब सेम इसी प्रकार से देखिए, यदि हम 84 के अंदर भी यहां पर क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 84 और 19 मिलकर हो जाएगा 103, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 84। अब हमें देखना है कि 84 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 84 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 15 का संबंध है 226 के साथ में, तो 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको देखना है कि यहां पर 15 का संबंध 226 के साथ में कैसे हैं। फिर सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर 15 से यहां पर 226 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर 15 से 226 लाने के लिए क्या किया गया है, पहले इस 15 का किया गया है स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 और इस 225 के अंदर प्लस 1 करके लिखा गया है 226 और 226 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर 18 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे सेम इसी 15 की तरह इस 18 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है कितना 324 और इस 324 के अंदर क्या कर देंगे हम प्लस 1 कर देंगे, तो 324 और 1 हो जाएगा 325, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 325। अब हमें देखना है कि 325 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 325 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर जो हमें स्पष्ट सामने जो त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हमें ये वाला दिख रहा है, तो पहला त्रिभुज हो जाएगा मेरे भाई ये वाला। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नंबर दे देते हैं 1। इसी के साथ में देखिए दूसरा त्रिभुज हमें ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 2, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 2। उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 3, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको नंबर 3। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब देखिए मेरे भाई इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं त्रिभुज नंबर 4। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा ये वाला छोटा वाला। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा कितना 5। अब इसी के साथ में देखिए एक त्रिभुज आपको और दिखेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज नंबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 नंबर त्रिभुज। यानी कि आपके सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 6। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में 6 हमें दिया गया है, तो हाँ सर 6 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है क्या कि TDG को क्या लिखा जाता है, तो TDG को लिखा जाता है 1680। ठीक है मेरे भाई, अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि BHI इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 432। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि TDG से यहाँ पर 1680 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि BHI से यहाँ पर 432 कैसे लिखा गया है। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पर KCE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अल्फाबेट लेटर है और अल्फाबेट लेटर से क्या लिखा गया है, संख्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए T आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है, फिर क्या है D आता है 4 नंबर पर है, फिर है G कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 20 चौक 80 हो जाएगा, 80 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 560। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई 560। ठीक है, अब 560 से यहां पर 1680 कैसे बनेगा, तो यहां पर 560 का क्या किया गया है, गुणा किया गया है कितने से, तो यहां पर देखिए TDG ये टोटल कितने लेटर हैं, 3 हैं। तो यहां पर 560 का गुणा किया गया है 3 के साथ में, तो 560 का गुणा हम 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1680 और 1680 देखिए यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक यहां पर BHI के अंदर लगा है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए B आता है 2 नंबर पर है, H आता है 8 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 8 कितना हो जाएगा 16 और 16 नंबे कितना हो जाएगा, तो 16 नंबे हो जाएगा 144। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 144। अब 144 से यहाँ पर 432 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 144 का हम गुना कर देंगे। अब गुना किस संख्या के साथ में करेंगे, तो वो देखें सबसे पहले यहाँ पर देखिए BHI यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर 144 का हम गुना कर देंगे 3 के साथ में। तो 144 का गुना 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 432 और 432 यहाँ पर आप सभी के सामने
दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से आप आसानी से बता सकते हो कि KCE से यहाँ पर क्या आएगा या फिर KCE को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इनको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर इनको सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर हटाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए KCE को कैसे लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले KCE इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए K आता है 11 नंबर पर है, C आता है 3 नंबर पर है और E आता है 5 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 3 हो जाएगा 33 और 33 पंजे कितना हो जाएगा, तो 33 पंजे हो जाएगा 165। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई कितना, 165 है। अब इस 165 का भी हम गुणा करेंगे, किसके साथ में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए KCE ये टोटल कितने लेटर हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर हम 165 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में। तो 165 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 495। अब हमें देखना है कि 495 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 495 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई KCE इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 495। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि फूल, लाल और कपड़े का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको जब भी वेन डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है फूल, फिर दिया गया है लाल और फिर दिया गया है कपड़े। तो इन तीनों शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है फूल और फिर क्या है लाल। तो क्या फूल और लाल के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है। क्या, यानी कि जो फूल हैं वो क्या हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, लाल और फिर क्या है कपड़े। तो क्या लाल और कपड़े इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर लाल और कपड़े के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो कपड़े हैं ये भी लाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा मेरे भाई क्या, लाल। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, लाल। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हम बना देंगे लाल के लिए। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए लाल क्या हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, लेकिन सभी फूल लाल नहीं होंगे। तो कुछ फूल क्या हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लाल का कुछ हिस्सा ले लेंगे, किसके लिए, फूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ फूल हो जाएंगे क्या, लाल। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई आगे क्या है, कपड़े। तो देखिए कपड़े भी लाल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन सभी कपड़े तो लाल होंगे नहीं। तो देखिए कुछ कपड़े क्या हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम ले लेंगे कपड़े के लिए, लाल वाला। तो यहाँ पर देखिए लाल का कुछ हिस्सा लेंगे हम कपड़े के लिए। तो यहाँ पर आपका सही वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, या तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं कॉलम में या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं रो में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई जब भी आपको ऐसे प्रश्न के अंदर बड़ी संख्या जिस तरफ दिखे उसी तरफ हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या आपको दिख रही है कॉलम के अंदर नीचे, ठीक है, इसी तरह से कॉलम में। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले कॉलम में देखेंगे कि यहाँ पर 28 कैसे आया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 81
कैसे आया है। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 50 कैसे आया है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर 28 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए 28 लाने के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले देखिए 28 से ऊपर दो संख्या दिख रही है हमें, तो संख्या क्या दिख रही है, 7 और 3। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 28 लाने के लिए पहले 7 और 3 को आपस में गुणा किया गया है और इसके अंदर ऐड किया गया है क्या, इस पहली वाली संख्या 7 को। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 7 को। तो यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा 21 और 21 के अंदर 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और 28 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे सेकंड कॉलम में। तो देखिए सेकंड कॉलम में हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 81 कैसे आया है। तो यही सेम लॉजिक यहाँ पर लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 81 के ऊपर भी दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 81 के ऊपर जो संख्या है 9 और फिर क्या है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 9 को आपस में गुणा करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे किसको, इस पहली वाली संख्या 9 को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 9 अंटे कितना हो जाएगा 72 और 72 के अंदर 9 को जोड़ देंगे तो 72 और 9 हो जाएगा 81 और 81 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, तीसरे कॉलम के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने दिया क्या गया है, यहाँ पर है 50। तो यहाँ पर 50 कैसे आएगा, तो 50 के ऊपर भी देखिए दो संख्या है, पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस 5 का तो हम गुणा करेंगे इस दूसरी संख्या के साथ में जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, और इसके अंदर हम जोड़ देंगे किसको, इस पहली वाली संख्या 5 को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आएगा कितना 50। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम 5 का गुणा किसके साथ में करें कि उस संख्या के अंदर, यानी कि 5 का गुणा इस संख्या के साथ में करने पर उसके अंदर 5 को प्लस करने के बाद में 50 आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर दें, 5 का गुणा पहले कर दें 9 के साथ में और इसके अंदर क्या कर दें 5 को ऐड कर दें। तो यहाँ पर देखिए 9 पंजे हो जाएगा 45 और 45 के अंदर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 50 यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9, यानी कि 9 का गुणा हम 5 के साथ में कर देंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और 45 के अंदर इस पहली संख्या 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ध्यान से देखिए 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि साइकिल का संबंध है पेडल के साथ में, तो कार का संबंध किसके साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखना है कि साइकिल का और पेडल का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई साइकिल और पेडल इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो देखिए साइकिल के अंदर जब हम पेडल को घुमाते हैं तो क्या चलता है, साइकिल। अब यहाँ पर हमें बताइए कि कार में हमें किसको घुमाना है कि कार चल पड़े। तो मेरे भाई देखिए कार के अंदर यदि हम पहिया चलाएंगे तो ही तो कार चलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए पहिया का संबंध यानी कि कार का संबंध हो जाएगा पहिया के साथ में। यानी कि जिस प्रकार से साइकिल का संबंध है पेडल के साथ में, तो कार का संबंध हो जाएगा पहिया के साथ में। अब हमें देखना है कि पहिया किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर पहिया हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप डाइस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व करोगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है,
आपसे पूछा गया है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो दोनों पासों के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन संख्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहले डाइस के अंदर यहाँ पर कॉमन संख्या है 5 और दूसरे डाइस के अंदर देखिए यहाँ पर भी है 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉमन संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो पहले डाइस में देखिए यहाँ पर 5 है और 5 हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए 5 के बाद में क्या है, 1, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद में हम लिखेंगे 1 है। फिर देखिए 1 के बाद में क्या है, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के बाद में 4। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दूसरे डाइस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद में लिखेंगे 6। फिर देखिए 6 के बाद में क्या है, 3, तो यहाँ पर 6 के बाद में लिख देंगे 3। अब आपसे पूछा गया है कि अंक 6 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये सभी संख्याएं एक दूसरे के क्या होती हैं, इस प्रकार से विपरीत होती हैं। जैसे 1 के विपरीत हो जाएगा 6 और 6 के विपरीत हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत हो जाएगा 3 और 3 के विपरीत हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर 5 के विपरीत 5 हो गया क्या, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर डाइस के अंदर 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 6 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या छूट गई, 2, तो यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 6 के विपरीत हो जाएगा 1। अब हमें देखना है कि 1 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूं कि ये 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में 8:25 का समय हो रहा हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर लेंगे फटाफट से। तो फॉर्मूला क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कोण बराबर है 60 गुना घंटे माइनस 11 मिनट, यानी कि 11 गुना मिनट बटा में 2। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कोण हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई क्या, कोण। अब देखिए अब करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर है 60, ठीक है। अब घंटा कितना दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए 8 घंटा आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। उसके बाद में देखिए माइनस, फिर क्या है 11, फिर क्या है गुणा, गुणा में क्या है मिनट, तो यहाँ पर देखिए मिनट कितना है 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 है। अब क्या है बटा में कितना है 2, तो यहाँ पर हम बटा में लगा देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कोण ज्ञात करना है, तो कोण बराबर है, अब देखिए 60 का गुना 8 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, देखिए यहाँ पर 8 छिकी 48, तो ये हो जाएगा 480। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए 11 का गुणा 25 के साथ में करिए, तो 11 का गुणा 25 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 275। बटा में कितना बच गया, तो बटा में बच गया 2। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, कोण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए कोण बराबर है, कोण बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 480 में से 275 को निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो देखिए 480 में से 275 को निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 205 और बटा में कितना बच गया 2। अब देखिए मेरे भाई, 2 का भाग 205 के अंदर देंगे तो ये देखिए यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 102.5। अब कोण पूछा गया है तो ये डिग्री के अंदर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें किसी ऑप्शन के अंदर देखना है कि किसी ऑप्शन में हमें 200 यानी कि सॉरी यहाँ पर 102.5 डिग्री हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो ध्यान से देखिए 102.5 डिग्री हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद
करता हूँ कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्न के अंदर मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके यानी कि इस प्रश्न के अंदर यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उसी आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मेरे भाई देखिए, जब हम किसी आकृति को दर्पण में देखते हैं तो वो क्या दिखता है, एकदम उल्टा दिखता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक क्या है, बॉक्स है, तो यहाँ पर देखिए इस दर्पण के इस तरफ क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, उसी के साथ में देखिए फिर क्या है, एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा किस प्रकार से, ये बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट रुकिए, ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। अब तीर का निशान देखिए इस तरफ है, तो यहाँ पर देखिए दर्पण में देखने पर ये वाला तीर हो जाएगा इस तरह से। अब आपको देखना है कि ऐसी आकृति आपको किसी ऑप्शन में दी गई है, तो ध्यान से देखिए ऐसी आकृति आपको दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।